हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जीएनएम फर्स्ट ईयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी यूनिट थर्ड द ब्लड डिस्कस करेंगे। ब्लड इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट ऑल ओवर द एंटायर पार्ट ऑफ द बॉडी विद इन द ब्लड वेसल्स एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ सब्सटेंस विद इट सेल्फ। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है और इसके साथ में वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंस विद इट सेल्फ, जो कि सब्सटेंस होते हैं वो भी सर्कुलेट होते रहते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स फॉर एक्सक्रिएशन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यू तक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स तक आती है और फिर लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट टू द टिश्यू एंड सेल्स वेस्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट टू द टिश्यू एंड सेल्स वेस्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट से टिश्यू तक जाते हैं, सेल तक जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हीट प्रोड्यूस इन एक्टिव टिश्यू टू अदर लेस एक्टिव टिश्यू। बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है जो कि एक्टिव टिश्यू से अदर लेस एक्टिव टिश्यू तक पाया जाता है। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, एंटीबॉडीज टू एरियाज ऑफ इन्फेक्शन। ब्लड के साथ जो अपन एंटीबॉडीज होती है वो इन्फेक्शन की एरियाज में चली जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर दैट कोगुलेट ब्लड मिनिमाइजिंग ब्लीडिंग फ्रॉम रप्चर ब्लड वेसल्स। ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते रहते हैं। मिनिमाइजिंग ब्लीडिंग फ्रॉम रप्चर ब्लड वेसल्स। उसके बाद में फिर अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। द ब्लड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। ब्लड क्या करता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता रहता है। द ब्लड ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशनल सब्सटेंस लाइक CHO, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स एंड साल्ट्स। ब्लड के अंदर न्यूट्रिशंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स एंड साल्ट्स, इनको भी क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता रहता है। द ब्लड ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। बॉडी के अंदर जो ब्लड वो वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में द ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है। द ब्लड मेंटेन द एसिड एंड बेसिक बैलेंस इन द बॉडी। जो ब्लड होता है वो एसिड और बेसिक बैलेंस को बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखता है। उसके बाद में नेक्स्ट, द ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट द वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन्स एंड ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। ब्लड हार्मोन्स, ड्रग्स और मेडिसिन्स इनको भी ट्रांसपोर्ट करता रहता है। द ब्लड आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द लिपिड एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। और जो ब्लड वो बॉडी के अंदर लिक्विड और वाटर बैलेंस उसको भी मेंटेन करके रखता है। उसके बाद में नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड कंपोज्ड ऑफ ए क्लियर स्ट्रो कैलोरी वाटरी फ्लूइड। तो ब्लड के अंदर कंपोजिशन में क्लियर स्ट्रो कैलोरी वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा, इन विच several different types of blood cells are suspended। जैसा कि बताऊं मैं आपको कि ब्लड एक क्लियर स्ट्रो कैलोरी वाटरी फ्लूइड होता है जिसको अपन प्लाज्मा कहते हैं और इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा नॉर्मली constitute 55% of the volume of blood. The remaining 45
is accounted for by the cellular fraction of blood. प्लाज्मा होता है वो अपने ब्लड के अंदर 55% पार्ट बना के रखता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड होता है उसके अंदर 55% प्लाज्मा होता है और जो रिमेनिंग्स होंगे 45% वो सेल होती है अपनी ब्लड की। उसके बाद में फिर ब्लड मैक्स अप अबाउट 7% ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि जो ब्लड होता है वो एक ह्यूमन बॉडी का 7% भाग बना के रखता है। उसके बाद अबाउट 5.6 लीटर इन ए 70 kg मैन, यानी कि जो एक 70 किलो का ह्यूमन बॉडी होगा तो उसके अंदर 5.6 लीटर ब्लड पाया जाता है। द प्रोपोर्शन इज लेस इन वुमेन एंड कंसिडरली ग्रेटर इन चिल्ड्रन। इसका प्रपोर्शन है वो वुमेन, लेस इन वुमेन एंड कंसिडरली ग्रेटर इन चिल्ड्रन, यानी कि फीमेल्स के अंदर कम होता है और बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है। ग्रेजुअली डिक्रीजिंग अंटिल द एडल्ट लेवल इज रीच, और जिस तरह से बच्चे एडल्ट लेवल की तरफ पहुंचते हैं उस तरह ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ब्लड इन द ब्लड वेसल्स इज ऑलवेज इन मोशन बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। जो ब्लड होगा वो ब्लड वेसल्स में ऑलवेज इन मोशन, मतलब हमेशा मोशन, यानी कि वो बॉडी के अंदर हमेशा सर्कुलेट होता रहता है बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, क्योंकि जो अपना हार्ट है वो उसको क्या करता रहता है, पंप करता रहता है। उसके बाद में फिर प्लाज्मा, ब्लड कार्पल्स, यानी कि सेलुलर कंटेंट्स। तो इसके अंदर जो प्लाज्मा है वो 55 ml है और जो सेलुलर कंटेंट है वो 45 ml है, यानी कि 100 ml अगर ब्लड होता है तो उसके अंदर 55 ml प्लाज्मा होगा और जो रिमेनिंग्स पार्ट है यानी कि 45 ml वो सेल होगी। इसके अंदर एंटीकोगुलेंट होगा वो होगा हिपेरिन। उसके बाद में प्लाज्मा, द प्लाज्मा The constituent of plasma are water 90 to 92%, यानी कि जो प्लाज्मा है उसके अंदर 90 से 92% वाटर होगा एंड डिसॉल्व एंड सस्पेंड सब्सटेंस इंक्लूडिंग, यानी कि और उसके अलावा जो रिमेनिंग्स हैं वो रहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन और इनऑर्गेनिक साल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, गैसेस। अब देखते हैं अपन प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन विच मैक्स अप अबाउट 7% ऑफ प्लाज्मा आर नॉर्मली रिटेन विद इन द ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन में मेकअप 70% ऑफ प्लाज्मा, यानी कि 7% प्लाज्मा नॉर्मली रिटेन विथ इन द ब्लड, ब्लड के अंदर 7% प्लाज्मा पाया जाता है और दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। जो क्या करता है प्लाज्मा प्रोटीन, रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखने के लिए, ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखता है। प्लाज्मा विस्कोसिटी इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन मेनली एल्ब्यूमिन एंड फिब्रिनोजन, यानी कि जो प्लाज्मा की थिकनेस होगी वो प्लाज्मा प्रोटीन मेनली एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजन की बनी होती है। सेकंड, इलेक्ट्रोलाइट्स, these have a range of function including muscles contraction, transmission of nerve impulse and maintenance of acid base balance। रेंज ऑफ फंक्शन तो अपन देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो फर्स्ट वन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, उसको बना के रखेंगे। उसके बाद में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन करके रखेगा एंड मेंटेनेंस
ऑफ एसिड बेस बैलेंस, और एसिड बेस बैलेंस को बना के रखता है। द pH ऑफ प्लाज्मा इज मेंटेन बिटवीन 7.35 टू 7.45, यानी कि बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा ब्लड है उसका pH होगा 7.35 टू 7.45। उसके बाद में थर्ड देखते हैं अपन, द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसके अंदर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये चीज़ें पाई जाएगी, आर ऑब्जर्व फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक्ट टुगेदर विथ मिनरल साल्ट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर होगा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। दे आर formed in the liver and carried in blood to the kidney for excretion। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, इनको प्रोटीन के साथ मेटाबॉलिज्म करते हैं। उसके बाद में फिर दे आर फॉर्म्ड इन द लीवर एंड कैरिड, मतलब कि लीवर के पास जाने के बाद कैरिड इन द ब्लड टू द किडनी फॉर एक्सक्रेशन, यानी कि किडनी के साथ, ब्लड के साथ किडनी में जाने के बाद इनको एक्सक्रेशन यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोन्स। दीज आर केमिकल मैसेंजर्स सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि जो हार्मोन्स है उनको अपन केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिंथेसाइज होता है। हार्मोन्स पास डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड इनटू द ब्लड, और जो हार्मोन्स होंगे वो डायरेक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड से और एंडोक्राइन सेल से डायरेक्टली ब्लड के अंदर चले जाते हैं, यानी कि उनको पास कर दिया जाता है, विच ट्रांसपोर्ट देम टू देयर टारगेट टिश्यू, जो कि क्या करते हैं, अपने जो टारगेट टिश्यू होगा उसके ऊपर जाके वो फंक्शनिंग करेंगे। एंड ऑर्गन्स एल्सवेयर इन द बॉडी वेयर दे इन्फ्लुएंस सेलुलर एक्टिविटी, जो कि मतलब क्या करवाते हैं, वो सेल्यूलर की जो एक्टिविटी होती है उसको प्रभावित करके रखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर ट्रांसपोर्ट राउंड द बॉडी डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन्स आर ट्रांसपोर्ट राउंड बाय बॉडी डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, यानी कि गैसेस के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ये क्या ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर आल्सो ट्रांसपोर्ट इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स, और जो ब्लड की रेड ब्लड सेल्स होंगी उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन बना रहता है विथ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन बना रहता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स में होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं सेल्यूलर कंटेंट्स। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में 3 प्रकार की ब्लड सेल्स पाई जाती है। फर्स्ट वन इरेथ्रोसाइट्स, यानी कि रेड सेल्स। सेकंड ल्यूकोसाइट, यानी कि वाइट सेल्स। थर्ड प्लेटलेट्स, इसको अपन थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं अपन इरेथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर बाइकॉन्केव डिस्क। They have a no nucleus and their diameter is about 7 mm, यानी कि इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और इनका डायमीटर होगा वो 7 mm का होता है। देयर मेन फंक्शन इज इन गैस ट्रांसपोर्ट, और इसका जो मेन काम होगा रेथ्रोसाइट्स का वो गैस का ट्रांसपोर्ट, मेनली ऑफ ऑक्सीजन, बट दे आल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादातर ये ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये
ट्रांसपोर्ट करता है। देयर कैरेक्टरिस्टिक सैप इज सूटेड टू देयर पर्पज, द लार्ज पिगमेंटेड प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में लाइफ स्पान एंड फंक्शंस। इरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मेरो। जो इरेथ्रोसाइट्स है वो रेड बोन मेरो में प्रोडक्शन होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो कि अपने शरीर की जो लंबी बोन्स यानी कि हड्डियां होती है उनके अंदर पाई जाती है। एंड इन फ्लैट बोन्स, जो चपटी और लंबी बोन्स होंगी उनके अंदर ये बोन मेरो में प्रोडक्शन होता है। देयर लाइफ स्पान इन द सर्कुलेशन इज अबाउट 120 डेज, और इनका जो लाइफ स्पान होगा वो 120 दिन का होता है। कंपोजिशन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स, तो इसके अंदर अपन इनकी स्टेप्स में देखेंगे। स्टेप फर्स्ट, द बेसल सेल लेयर ऑफ द बोन मेरो स्टार्ट द सेल डिवीजन एंड मेक्स द सेल, दीज आर कॉल्ड प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। जो फर्स्ट स्टेप होगी उसके अंदर बेसल सेल्स होगी, उसकी लेयर में बोन मेरो में स्टार्ट होता है। द सेल डिवीजन एंड मेक्स द सेल आर कॉल्ड प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। फर्स्ट स्टेप होगी उसको प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेप, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट undergoes for the maintain and convert in the mature cell is called early erythroblast। सेकेंड स्टेप है उसके अंदर फॉर्मेशन होने के बाद, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है मैच्योर सेल्स में, कॉल्ड द इरिथ्रोब्लास्ट, और उसको अपन बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्ट। स्टेप थर्ड, द अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट consists and takes the nutrition. These cells are called reticulocytes। अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट में takes the nutrition मतलब जो इरिथ्रोब्लास्ट होगा वो वहाँ पे न्यूट्रिशन लेता है। These cells are called reticulocytes, उसको अपन बोलते हैं reticulocytes। उसके बाद में स्टेप फोर्थ, the reticulocytes फर्दर अंडरगोज फुल कंप्लीट मैचुरेशन। इसके अंदर जो रेटिकुलोसाइट जो सेल्स बनी हुई है वो कंप्लीट मैचुरेशन के लिए चली जाती है एंड कन्वर्ट इनटू द इरिथ्रोसाइट्स, और इरिथ्रोसाइट्स में बदल जाते हैं। द इरिथ्रोसाइट्स आर मैच्योर आरबीसी ऑन विच द एचबी अरेंज आउटर सरफेस ऑफ द आरबीसी। इरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो उसको अपन मैच्योर आरबीसी बोलेंगे, और उसके ऑन विच एचबी अरेंज आउटर सरफेस ऑफ द आरबी, और जो हीमोग्लोबिन है वो आउटर सरफेस आरबीसी के आउटर सरफेस पे अरेंज हो जाते हैं। सेकंड अपन देखते हैं ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। द डब्ल्यूबीसी आर द स्पेसिफिक सेल ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी होते हैं वो अपने शरीर की ब्लड के अंदर सबसे स्पेसिफिक कोशिकाएं होती हैं। दिस सेल्स आर न्यूक्लिएटेड, और इसके इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। द न्यूक्लियस में भी सिंगल और मल्टीपल। जो न्यूक्लियस है वो सिंगल और मल्टीपल यानी कि एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। द नॉर्मल काउंट ऑफ द आरबीसी ऑफ द डब्ल्यूबीसी 8,000 to 10,000, यानी कि इनका जो नॉर्मल काउंट होता है वो होता है 8,000 से 10,000। द लाइफ स्पान ऑफ डब्ल्यूबीसी इज 30 डेज, और इसका जो लाइफ स्पान होगा डब्ल्यूबीसी का वो 30 दिन का होता है। द डब्ल्यूबीसी आर इनगल्फ इन द स्प्लीन आफ्टर डेथ और डिस्ट्रॉयड। डब्ल्यूबीसी होता है वो इनगल्फ कर लेता है डेट और डेस्ट्रॉयड, यानी कि जो माइक्रोबैक्टीरिया इस तरह जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनको निगल जाता है। फिर अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी।
WBC आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में अपन ने इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन ग्रेनुलोसाइट्स, इसके अंदर अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। इधर दूसरा पार्ट्स ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स को अपन ने 2 के अंदर डिवाइड किया है, स्मॉल एंड सेकेंड लार्ज। ग्रेनुलोसाइट, these are the cells in which the granules are settled in the cytoplasm। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब कि सेल्स में कण पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन न्यूट्रोफिल्स। द मेन फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल्स का जो मेन काम होगा, जो मुख्य फंक्शंस होते हैं, वो होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन करना। द न्यूट्रोफिल्स आर 40 to 70% इन काउंट इन ब्लड। और जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो ब्लड के अंदर 40 से 70% काउंट की जाती है। द न्यूट्रोफिल्स आर हाईली मोबाइल स्क्वीज थ्रो कैपिलरीज। उसके बाद में द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज ऑफ माइक्रोसिनल इन्फेक्शन। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, अगर माइक्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन हो तो इसके नंबर बढ़ जाते हैं, यानी कि इसकी संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद में एसिनोफिल्स। द एसिनोफिल्स आर कैपेबल ऑफ फेगोसाइट्स बट एक्टिवनेस इज लेस देन न्यूट्रोफिल्स। तो एसिनोफिल्स वो फेगोसाइट्स के लिए कैपेबल तो होता है, लेकिन उनकी एक्टिवनेस न्यूट्रोफिल से कम होती है। द नंबर ऑफ एसिनोफिल्स इंक्रीज इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट्स एंड द अदर टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस। एसिनोफिल से इंक्रीज पैरासाइट्स के इन्फेक्शन में इंक्रीज हो जाती है, और टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस होंगे तो भी एसिनोफिल्स इंक्रीज हो जाएगा। द नॉर्मल परसेंटेज ऑफ एसिनोफिल्स इज अबाउट 1 to 6%। नॉर्मल परसेंटेज होगा एसिनोफिल्स का, वो होगा 1 से 6%। उसके बाद में बेसोफिल्स। दीज आर द सेल्स कंटेन द साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स पैक विथ हेपेरिन हिस्टामिन। द बेसोफिल्स आर इंक्रीज व्हेन द एलर्जेंस इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। यानी कि बेसोफिल्स अगर बॉडी के अंदर कोई एलर्जी कंडीशन है, कोई एलर्जेंस है, तो इंक्रीज हो जाता है। द नॉर्मल काउंट ऑफ बेसोफिल्स इज अबाउट 2%। उसके बाद में एग्रेनुलोसाइट्स। These are the WBC in which the granules are present, granules are absent in the cytoplasm। यानी कि इनके जो एग्रेनुलोसाइट्स है उनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, कण नहीं पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। द ग्रेन्यूल्स मैक्स द 25 to 50% पार्ट ऑफ टोटल WBC। और ये WBC का 25 से 50% पार्ट बनाता है। इट इज़ 2 टाइप्स, मोनोसाइट्स फर्स्ट वन, देन सेकेंड लिम्फोसाइट्स। इन दिस सेल्स द न्यूक्लियस इज सिंगल्स एंड साइज ऑफ द सेल्स इज लार्जर देन द लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स होंगे, इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, और लिम्फोसाइट्स से द सेल्स इज लार्जर देन द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से बड़ी होती है इनकी सेल्स, और एक न्यूक्लियस पाया जाता है। दीज आर एक्टिवली मोटाइल एंड एक्टिव फेगोसाइट्स। इनका जो ब्लड के अंदर मोशन बॉडी में जो होता है वो एक्टिव होता है, और फेगोसाइटोसिस के लिए भी ये एक्टिव रहते हैं। द मोनोसाइट्स engulf the microorganisms which enter into the
बॉडी। मोनोसाइट्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं, उनको ये इनगल्फ यानी कि निगल लेता है। द मोनोसाइट्स एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस विच रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। मोनोसाइट्स होगा वो हाइपोथैलेमस उसको एक्टिव कंडीशन में रखता है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। द मोनोसाइट्स हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स होंगे वो टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन भी करता है, प्रोडक्शन में हेल्प भी करता है। द नॉर्मल काउंट ऑफ मोनोसाइट्स इज अबाउट 2 to 10%। ब्लड के अंदर इसका जो नॉर्मल काउंट होगा वो होगा 2 से 10%। फिर अपन देखते हैं फंक्शंस। फर्स्ट वन फेगोसाइटोसिस, सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म, थर्ड रिलीज बायोलॉजिकल सब्सटेंस। सेकंड पॉइंट lymphocytes। द lymphocytes आर स्मॉलर देन द मोनोसाइट्स। lymphocytes होंगे वो मोनोसाइट से छोटे होते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज लार्ज, और न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा होता है। द प्रोडक्शन ऑफ lymphocytes टेक्स प्लेस बोन मेरो एंड लिम्फ नोड्स। और मोनोसाइट का प्रोडक्शन बोन मेरो और लिम्फ नोड में होता है। द रेड बोन मेरो प्रोड्यूस द lymphocyte। तो रेड बोन मेरो है अपने वो लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करते हैं। द लिम्फोसाइट्स आर एक्टिवेटेड इन लिम्फेटिक टिश्यू। और लिम्फोसाइट्स होते हैं वो लिम्फेटिक टिश्यू को एक्टिवेट कर देते हैं। द लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस टी लिम्फोसाइट्स इन द थाइमस ग्लैंड। लिम्फोसाइट्स होगा वो थाइमस ग्लैंड के अंदर टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करता है। द नॉर्मल काउंट ऑफ लिम्फोसाइट्स आर 20 to 50%। नॉर्मल काउंट होगा लिम्फोसाइट्स का ब्लड के अंदर वो होगा 20 से 50%। अब इसके फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट वन एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, यानी कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। सेकंड प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगले वीडियो में आगे का जितना डिस्क्रिप्शन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।